नमस्कार दोस्तों। कल हमने आदिकाल में पढ़ा था सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे वीर गाथा काव्य। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल कहा। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन से प्रकरण को वीर गाथा काल कहा है, तो तृतीय प्रकरण को कहा है। उनके अनुसार इसका नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का नामकरण 12 ग्रंथों के आधार पर किया है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और वे 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो विजयपाल रासव, हमीर रासव, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासव, बीसल देव रासव, पृथ्वीराज रासव, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासव, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। और इसकी मैं एक ट्रिक आपको लाके दूंगी भी, जिससे आप 12 रचनाएं एक साथ में याद कर पाएंगे। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाल्ह द्वारा रचित बीसल देव रासव प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। बीसल देव रासव का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, तो कुछ लोग 16वीं 17वीं सदी की। जागनिकृत परमाल रासव आल्हा के रूप में पहचाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि जो जागनिक का परमाल रासव है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे आल्हा के रूप में जाना जाता है। आल्हा लोक गान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जागनिक संभवतः परमाल रासव और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं सदी के थे। विजयपाल रासव के रचयिता का नाम नल्ह सिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन है। मिश्र बंधुओं ने इसका रचनाकाल 14वीं सदी ही माना है। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परिवर्ती लगती है। हमीर रासव, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम भी मिलता है, जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हमीर रासव का ही है। खुमान रासव के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परिवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की है। पृथ्वीराज रासव आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ में मध्यकालीन इतिहास का पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बुलर को जब यह पता चला कि रासव की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय इसे प्रामाणिक मानने वालों में हैं। महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासव 1620 संवत के आसपास लिखा गया है। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पइयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं सदी है। इससे यह तो प्रकट हो गया कि 15वीं सदी के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में हैं, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की होगी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रासों की रचना सुख सुखी संवाद में कौन मानता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी
ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ि है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं वे ही मूल रूप हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के चारों पाठों बृहत्तम, वृहत, लघु तथा लघुतम में से लघुतम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासों काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों में प्रमुख रस हैं। इसमें यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं का आदि का सुंदर वर्णन है। चंद्रबरदाई अनेक मनहा स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना ही छंद है। चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा माना जाता है। चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि छप्पयों का राजा किसको माना जाता है, तो छप्पयों का राजा चंद्रबरदाई को माना जाता है। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रासों के एक खंड कैमास वध का छप्पय इस प्रकार है। एकुवान पुहवी नरेश कैमासह मुक्कौ उर उपरी पर हरेव वीर कसतर चुक्कौ बीव बान संधानी हनय सोमे सुरनंदन गाड़य कर निगहु सडनि सोडस संभारि धनि थर छंडी न जाये अभागव गारय गरव जुकुन सखरु इम जंपय चंद बिरदिया सुकहा निमट्टय ई प्रलौ। बीसल देव रासौ। अब आते हैं हम बीसल देव रासौ पर। बीसल देव रासौ के रचयिता का नाम नरपति नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1115 में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। जो ये मोतीलाल मेनारिया हैं, इनके अनुसार भी पूछा जाता है। बीसल देव रासों में शाकंभरी नरेश, बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो बीसल देव रासों में। अब हम पढ़ेंगे वीर गाथा काल के अन्य कवि। विद्यापति 14वीं शताब्दी। इनकी समय सीमा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि विद्यापति ने किस रचना को कहानी कहा है, तो कीर्तिलता को। कीर्तिलता को क्या कहा जाता है, तो कहानी कहा जाता है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा है। अवहट्ट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है
जो काव्य उत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण का अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वयः संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। इसीलिए इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति का पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि सरस बसंत समय भल, पावल दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन इक भासिए, मुख में दूरी करुचि रे, तो हर बदन सम चांद होवती, नाहि कयो जतन बिहि केला, कै बोरी काटि बनावल नव कै, तैयो तुलित नहीं भेला, बनय विद्यापति सुर सुनवर जोवित, ई सम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देय प्रतिभाने। अमीर खुसरो 14वीं सदी। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्य उत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने अभी तक लोगों की ज़बान पर हैं। उनके नाम से एक निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिली जुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ रची जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि में प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारम ऐजा, न लेहु काहे लगाए छतियाँ, सबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ व रोजे वसलत चूँ उम्र को तहा, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। आप सभी इस पंक्ति को याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। यूँ तो इतिहास का प्रत्येक युग पर विरोधी और प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल है। केवल गाहड़वार वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म में विकसित महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश का नहीं लगभग समूचे देश का अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं में उक्त व्यक्ति प्रकरण
जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। आज की क्लास यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे भक्ति काल, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी क्लास ले आएँ आप सभी उसका भरपूर आनंद ले सकें और अपने ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि कर सकें। धन्यवाद।